आज हम गणित ओलंपियाड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। 2, 6, 12, 20, 30 और 42 इसके बाद वाली संख्या आपको बतानी है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, अंतर 8 का है, तो यहाँ पर 10 का है और यहाँ पर 12 का है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 का अंतर चल रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो यहाँ भी जो संख्या अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर 14 होगी, तभी इन दोनों का अंतर 2 होगा। इसका मतलब है कि अब इसमें और इसमें कितने का अंतर आना चाहिए। यहाँ पर देखो 30 और 42 में 12 का अंतर है और यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें कितने का अंतर होना चाहिए, 14 का अंतर होना चाहिए। अगर 14 इसमें जोड़ देंगे, 42 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मतलब है अगली संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी, 56 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन 56, दूसरा 58 दिया है, तीसरा ऑप्शन 62 दिया है और डी ऑप्शन 65 दिया है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 56 सही है। चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जैसे पहला 5, 4 यहाँ पर 20 भर दिया तो 5 चौको 20 आया है और यहाँ पर देखेंगे 9 6 54 होगा। तो इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या यहाँ पर है तो यहाँ पर जो संख्या होगी 7 चौको 28 संख्या होगी। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा ए है 35, दूसरा ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। पहला ऑप्शन 35 था, बी ऑप्शन 28 था, सी ऑप्शन 16 था और डी ऑप्शन 21 था। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी 28 सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि JLOS फिर LNOQU NPSW इसके बाद वाली कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस वाले नंबर को देखें और इस वाले नंबर को, J इसके बीच में K, JKL, इसके बाद यहाँ पर एक अक्षर का ड्रॉप हुआ है। फिर L को देखो, L यहाँ पर M फिर N आया है, फिर यहाँ O P फिर Q आया है। यानी कि एक अक्षर के बाद वाला अक्षर ही आ रहा है, यानी कि JKL LMN OPQ S, देखो SRSSUB, यहाँ पे STU JKL LMN OPQ STU, यानी कि T एक ड्रॉप। अब इसी प्रकार से आगे इसमें चलना है। अब NNOP, ठीक है, NNOP NO इसके आगे P, फिर PQR STU WX के बाद Y, यानी कि ये अक्षर आ जाएंगे हमारे। यानी कि कौन से अक्षर आ रहा है, PRUY, है ना। इस प्रकार से हमने अभी देखा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, PQNT नहीं होगा, PRSW। देखो W अगर यहाँ पर है, क्योंकि एक अक्षर ड्रॉप हो रहा है, S के बाद STU हो रहा है, तो इसका मतलब है कि W तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये दो ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि W के बाद एक अक्षर के ड्रॉप होने के बाद फिर जो नेक्स्ट अक्षर होगा तीसरा वो अक्षर आएगा, तो W तो ये होगा नहीं। अब बात आती है T पर, T होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट अक्षर क्या है,
यहाँ पर लास्ट अक्षर है एस, एस टी यू हुआ है, यानी कि इसका एक अक्षर आगे, तो डब्ल्यू के एक अक्षर आगे वाला होगा डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि डब्ल्यू का एक अक्षर ड्रॉप होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा अक्षर होगा डब्ल्यू के बाद वो होगा, तो ए भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, पी आर यू वाई। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में देखते हैं कि जैसे टाइगर को किसी कोड भाषा में लिख सकते हैं एस एच एफ डी क्यू लिखा जाता है, तो एच ओ आर एस सी को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, है ना? इतना क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो टाइगर देखिए, पहले यहां देखिए टी आई जी ई आर, ठीक है। अब इसको लिखा एस एच एफ डी क्यू, तो यहां से हमने यहां चले एस टी एच आई एफ जी डी ई क्यू आर, यानी कि इस एस टी, तो एच के पहले जैसे जी एच, तो यहां पर अगर हम लिखेंगे हॉर्स लिखेंगे एच ओ आर एस ई, तो देखो टी के पहले एस आता है, तो एच के पहले जी आएगा, ठीक है। ओ के पहले एन, एस के आर के पहले पी क्यू आर, तो इनकी क्यू, एस के पहले एस टी यानी कि पी क्यू आर, और ई के पहले ए बी सी डी ई, तो डी यानी कि डी, यानी कि कौन सा अक्षर बन जाएगा? ये वाला क्यू एन क्यू आर डी। तो देखो पहला ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसमें सही होगा, क्यू एन जी एन क्यू आर डी। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें जी आ गया, इसमें टी आ गया, इसमें जी, ये तो होगा नहीं, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है कि यदि 2 स्टार 3 इक्वल टू 36, 3 स्टार 4 इक्वल टू 144, तो 4 स्टार 5 का मान होगा। कौन सा मान होगा? पहला ऑप्शन दिया है 425, बी ऑप्शन 400, सी ऑप्शन 350, डी ऑप्शन 325। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा सही होगा, कैसे निकालेंगे इसको? तो स्टार वालों के सवालों को देखिए, यहां पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 36 हो रहा है, तो किस किस पारे में आता है? 9 और 4 के पारे में आता है, 9 चौको 36। तो 4 कितने किसका वर्ग है? 2 का वर्ग, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। इसका मतलब है 2 और 3, 2 का वर्ग, इस 2 का वर्ग और 3 का वर्ग का ये क्या है? गुणा है। इसी प्रकार से देखो ये किस, तो 3 का वर्ग कर देंगे कितना होगा? 9, 4 का वर्ग कर देंगे 16, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 ने 144। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4 स्टार 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 का वर्ग लिखेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 25 गुणित 16। तो 25 गुणित 16 करेंगे तो आप देखियो 25 छक्का 150, 1 0 हासिल 5, 15, 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा? ये जोड़ लीजिए, 5 5 10 कीजिए, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ये 40 कितना होगा? 400। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 425, तो एक तो होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन दिख रहा है ना। बी ऑप्शन 400 दिया तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये 350 दिया, ये 325 दिया, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वां में हम देखते हैं कि 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, यानी कि ये 4 शब्द दिए हैं ऑप्शन में, 3 सही है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा अलग होगा। यानी कि एकादशा माने 11, एकादशा माने 11, सप्तभुज माने 7 भुजाओं वाला, पंचभुज माने 5 भुजाओं वाला, षष्ठभुज माने 6 भुजाओं वाला। यानी कि जब हमने शब्दों को अंकों में निकाला और देखा तो अंकों में क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि देखो ये 11 है, ये कैसी संख्या है?
अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य। ये 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये संख्या जो है 6, ये भाज्य संख्या है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये दिख रहा है कि ये तीनों, ये जो है संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं। 11, 7, 5 ये विषम संख्याएं हैं और ये 6 क्या है? सम संख्या है। एक दूसरा तरीका ये भी है इसको पहचानने का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? षष्ठभुज जो है ये हमारा ऑप्शन इन तीनों से अलग है ना। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा? यानी कि जिस कूट भाषा में इंग्लैंड को अगर हम ये अंक देते हैं, इन अक्षरों को ये वाले अंकों को से प्रदर्शित करते हैं, फ्रांस के में इन अंकों से प्रदर्शित करते हैं, तो उसी में इस ग्रीस को किस अंकों से हम प्रदर्शित करेंगे? अब यहां पर ध्यान देना है। देखो मैच करो, क्या मैच करना है? ये देखो यहां पर मैच करते हैं। पहले हम इंग्लैंड लिख लेते हैं, ENGLAND, ठीक है। अब इन अक्षरों को उसके नीचे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 2 6। अब देखो जहां जहां N आया है देखो वहां 2 आया है और E के लिए कौन सा नंबर है? 1, G के लिए कितना है? 3, L के लिए 4, A के लिए 5, N के लिए 2, D के लिए 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो E कितनी बार आया है? एक बीच में 2 बार आया है और एक यहां आया है, ये तो C है ना। अब यहां पर इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें 2 बीच में 1 1 आएगा और लास्ट में 1 आएगा ना, बिल्कुल। तो यहां देख लो, पहले ऑप्शन में बीच में 2 1 1 आ रहा है और लास्ट में यहां 1 1 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। कंफर्म हो गया। अब हमारा बचा ये 2 ऑप्शन। अब इसी 2 ऑप्शन में हमको देखना है, क्या देखना है कि ये तो सेम मिल गए, यहां ये भी सेम मिल गया। अब हमको देखना है, पहला अंक भी सेम है, दूसरा अंक की सेम है। अब हमको देखना है ये वाला, ये 7 होगा कि यहां पर 9 होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देखो फ्रांस हमको दिया है FRANCE, ठीक है। फ्रांस को क्या लिखा? 7 8, यहाँ 5, ये 2, ये 9 1। देखो ये है, तो अब 9 किसके लिए आया है? C के लिए। तो देखो फ्रांस में यहाँ पर C है, हाँ है। ये ग्रीक में C है, यहाँ GRE दिया है ना, तो GREE, तो इसमें भी C है। यानी कि इसका मतलब है कि C के लिए 9 अंक इसमें प्रयोग होगा। यानी कि इसके लिए 9, ये 1, यहाँ पर 1 R के लिए क्या है? 8, तो यहाँ 8 और G के लिए कितना दिया है? 3, तो 3 8 1 1 9 1, ये हमारा आंसर सही होगा। तो देखो 3 8 1 1 9 1, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही सटीक हमारा आंसर मिल रहा है, ये वाला है ना। तो ऑप्शन हमारा होगा बी। क्लियर होगा। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि किस विकल्प में दी गई आकृतियां सम्मिलित हैं। यानी कि जो आकृति हमको दी है ये वाली, इसमें दिया है, इसमें देखो 4 खाने दिख रहे हैं। अगर 4 खाने का मतलब इस प्रकार का ये एक वृत्त की एक आकृति है, अगर इसको ऐसे जोड़ दें, अगर ऐसे कोई वृत्त है और उसको 4 खानों में विभाजित करें, तो ये वाला खाना ये हो गया, ये वाला खाना ये हो गया, ये वाला खाना ये हो जाएगा और ये वाला खाना ये हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं अगर, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर इनको जोड़ेंगे तो एक इस प्रकार की कोई आकृति बनेगी। तो यहाँ पर देखो कौन सी आकृति बन रही है, यहाँ पर देखो ये आकृति हमारी एकदम सही है, क्योंकि इसमें ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ये भी आकृति गलत है, ये भी आकृति गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं
9वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। यदि कैट को किसी कोड भाषा में 3120 लिखा जाता है तो डॉग को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? डॉग को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? अब देखो यहां जैसे कैट है CAT, अब इसको लिखते हैं 31220 यानी कि 20। देखो C अल्फाबेट में 26 नंबर होते हैं, लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में अब उनको नंबरिंग कर देंगे अगर हम, तो ए के स्थान पहले ए के लिए क्या है 1, ABC के स्थान पर लिए उसके लिए 3 नंबर, तो टी के कितने स्थान पर होगा 20 नंबर पर होगा कि नहीं होगा? जैसे ए अगर पहले नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है, तो टी 20 नंबर पर है, 20 नंबर पर है। अब ये कैट का कोड नंबर यहां बन गया। अब डॉग को देख लीजिए DOG, तो डी जो है किस नंबर पे आएगा ABCD, चौथे नंबर पर 4 हो गया पहले, तो इसका मतलब है ये पहले एकांत 5 है और ये 1 है, तो ये तो नहीं होंगे। ठीक, तो ऑप्शन चले गए गायब। अब ओ को देख लीजिए और जी को देखेंगे, तो जी देखो ABCDEFG कितने नंबर पे है 7वें नंबर पर, 7वें नंबर, यानी कि इकाई के स्थान पर 7 और सैकड़े के स्थान पर 4 नंबर होगा। तो निश्चित है कि देख लो कहां पर है, इकाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 7। अब इकाई के स्थान पर 4, तो 4 देखो इकाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर यहां क्या होना चाहिए 7, सैकड़े के स्थान पर क्या होना चाहिए 7, तो इकाई के स्थान पर यहां पर तो 5 है, यहां पर देख रहे हैं यहां पर देखो यहां ये इकाई के स्थान पर 5 है, होना चाहिए 7, तो ये भी ऑप्शन हमारा चला गया। बचा कितना ये ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमको मिल रहा है कि इकाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 7 और सैकड़े इकाई 2.5, ये आपका किसका मान हो गया, ये पूरा 15 ओ का मान होगा। यानी कि आप ABCDEFGHIJKLMNO 15वें नंबर पर ओ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा ये पूरा है, ये एक नंबर माना जाएगा, ओ के लिए है ये नंबर 15, इसलिए हम इसको पूरा एक नंबर मान करके चलेंगे। तो इसलिए ये 7 हो गया इकाई और ये पूरा एक नंबर ओ के लिए है और ये यहाँ पर 4 डी के लिए है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में क्या है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो आपको फिगर दिया गया है इसमें 594, 198, 66 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें कौन सी संख्या होगी यहाँ पर। तो इसमें हम देखो क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस वाली संख्या में 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 से भाग देने पर 3 एकम 3, 2 बचा है 27, फिर 2 बचा 24, यानी कि इसमें 3 का भाग देने पर ये वाली संख्या आ रही है। अगर हम इसमें 3 का भाग देते हैं 198 में 3 का तिछंग 18, फिर 1 बचा तिछंग 18, तो ये वाली संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से अगर इसमें 3 का भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी 22। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा है, पहले ऑप्शन में 11 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 12 दिया है, सी ऑप्शन में 22 दिया है और डी ऑप्शन में 32 दिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 22 होगी। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या है, 75031 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का मतलब है कि इसमें सब जो अंक दिया है वो सबसे पहले आएगा, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या के जैसे 1 और यहाँ 0 लिखा है तो ये अभी भी 1 है,
लेकिन अगर इस संख्या की अगर बाईं तरफ 0 है तो वो संख्या में काउंट नहीं होता है। लेकिन किसी भी अंक की दाईं तरफ यहाँ पर है तो वो काउंट हो जाता है। अगर इसमें ऐसे लिखा हो तो ये 10 माना जाएगा, लेकिन अगर ये 0 10 लिखा है, 0 1 लिखा है तो ये आपका एक ही है। ये 10 है, ये 1 है, इसका मतलब है कि ये एक ही माना जाएगा, ये संख्या पूरी नहीं होगी। अब इसमें हमें सबसे पहले छोटी संख्या निकालना है। सबसे पहले छोटी, तो सबसे छोटा अंक पहले 1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,357 जो संख्या होगी वो हमारी ऑप्शन में देख मैच करते हैं। 10,357 पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना। तो देखो इसमें 3 है तो ये इस वाली संख्या से ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, और ये इसमें कितनी है, 2 तो 4 अंक की है। अंक कितने, 1 2 3 4 5 हैं, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा बचा ऑप्शन ए। तो ये संख्या 10,357 एकदम सही है। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखते हैं 12वां में क्या है कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है जिसका एक कोण का मान 90 अंश से कम हो उसे समकोण बोलेंगे, या जिसका एक कोण का मान 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण बोलेंगे, या जिसका एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो उसे समकोण बोलेंगे, या जिसका सभी कोण बराबर हो। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए जब हम 180 अंश का आधा करें, ये इस प्रकार का, तो आधा करेंगे तो यहाँ 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होगा? कोई भी त्रिभुज अगर यहाँ पर बनेगा, चाहे इधर बनाए ऐसा, तो ये एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होता है। 90 अंश से जो कम होता है, यानी कि 90 अंश 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है, 90 अंश से छोटा कोई कोण होता है तो वो आपका न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें देखो न्यून कोण 90 अंश से कम वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, ये न्यून कोण है तो ये समकोण नहीं हो सकता है। ये जिसका एक कोण 90 अंश है, ये 90 अंश हो, ये 90 अंश से अधिक है तो अधिक कोण होगा, अधिक कोण, इसे अधिक कोण बोलेंगे। और जिसका सभी कोण बराबर हो, अगर जिसके कोण सभी कोण बराबर हो तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। सब सभी कोण अगर बराबर हैं, है ना, तो निश्चित है अगर कोण बराबर है ना, तो 60 60 60 अंश के होंगे तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमको समकोण त्रिभुज तभी होगा जब एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का कोण हो, तभी समकोण होगा। यानी जब 0 से बड़ा हो और 90 अंश के बराबर होता है तब वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये बी ऑप्शन सही है। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। 13वां में क्या है? रामू ने एक साइकिल 5,000 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी, कास्ट पर कितने रुपए में खरीदी थी? 5,000 रुपए। तो 5,000 तो ये जोड़े ही जाएंगे, जो बेचेगा। कोई भी अगर आप साइकिल या कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें अगर आपको लाभ लेना है 25%, ऐसे जैसे मान लीजिए एक पेन हमने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, और इस पर अगर हमें लाभ लेना है 5%, तो जो हम लाभ लेंगे तो इसमें जोड़ करके तब हम बेचेंगे ना कोई चीज, है ना। तो कोई चीज तब बेचेंगे जब इसका लाभ जोड़ेंगे। तो लाभ कितना जोड़ना है इसमें? 25%। तो 5,000 तो निश्चित होंगे ही होंगे, इसका 25% और जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 25%। 25% में 25/100, इसका ये 2 जीरो उड़ गए। अब क्या हो गया? 5,000 तो ये है ही, प्लस 25 पंचे 125, 1 जीरो और,
यानी कि 1250 रुपए इसमें आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो टोटल हो जाएगा 1000 ये है, 5000 ये है, तो 6250 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ये 6325 है, ये 200 है, तो ये तो होगा ही नहीं। 6520 है तो ये भी नहीं होगा, ये 6000 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा हमारा सेक्शन ये डी, ऑप्शन डी हो गया 6250 रुपए। तो ऑप्शन डी को सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, 7 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 79,547 में 9 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान कैसे कहते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार उसके मान को हम स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि स्थानीय मान का मान अगर स्थान बदलता है तो किसी भी अंक का मान बदलता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या में किसी भी अंक के दो मान होते हैं, एक वास्तविक मान होता है जिसे हम जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं, वो कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान उसका बदलता रहता है। लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या दी है और इकाई के स्थान पर अगर किसी अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो उसका स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों समान होते हैं। जैसे यहां देखिए कोई संख्या आपको दी है इस प्रकार की, तो ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। इसका मतलब यह है कि अगर हमको इसका स्थानीय मान निकालना है, किसका निकालना है, इस 9 का, तो यहां 9 लिखिए और 9 के आगे जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने यहाँ पर 0 लिख दीजिए, क्योंकि अगर इन अंक को हटा देंगे, अगर हटा देंगे तो फिर उन अंक के स्थान पर 0 0 नजर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 9 का स्थानीय मान 1000 स्थान पर है तो 9000। अगर ये 5 का अगर इसी में पूछ लेता तो इस सैकड़े के स्थान पर है तो 500 होता। इस 4 का अगर स्थानीय मान पूछता तो 40 होता। लेकिन इस इकाई के स्थान पर कौन सा 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 ही होगा और अंकीय मान भी 7 होगा। यानी कि जिस स्थान इकाई के स्थान पर कोई भी अंक है तो दी हुई संख्या में स्थानीय मान और उसका अंकीय मान दोनों समान होते हैं। इसमें 1000 के स्थान पर इसका है तो इसका स्थानीय मान तो 9000 है, लेकिन अगर अंकीय मान पूछे या वास्तविक मान पूछे, भले ही ये 1000 के स्थान पर है तो 9 ही होगा, इसका अंकीय मान 9 होगा लेकिन स्थानीय मान 9000 होगा। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला ही ऑप्शन दिया है 9000 दिया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि ये प्रतिलोम का सवाल है। यानी कि 6 आदमी अगर 4 दिन में करते हैं तो एक आदमी को दिनों की संख्या, जब आदमियों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी तो आदमियों की संख्या घटेगी। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहां लिख लीजिए आदमी और यहां लिख लीजिए दिन। ठीक है, आदमी कितने हैं 6 और दिन कितने हैं 4, 3 आदमी हैं और मान लीजिए x दिन में काम करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, इनका आपस में ऐसे गुणा कर दीजिए, इनका गुणनफल बराबर होगा। यानी कि 6 गुणित 4 बराबर 3 गुणित x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 4 बटे 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दिन। सीधा निकल करके आपका आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाइए और आंसर तुरंत निकालिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, देखो 20 दिन तो हो ही, ये 6 दिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये डी सी ऑप्शन सही है। डी तो 10 दिन दिया है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में का जो आंसर होगा वो 8 दिन, 3 आदमी उसी काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 1/2, 4 सही 3/4 ऋण 3 सही 1/6 ऋण
2 सही 1/3 का मान होगा। तो पहला ऑप्शन है 3 सही 2/3, 1 सही 1/4, 4 सही 5/12, 1 सही 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन। इसका आंसर 4 सही 3/4 ऋण 3 सही 1/6 ऋण 2 सही 1/3 इन ब्रैकेट। तो इसमें देखो 1/2 प्लस ये 4 चौक 16 3 4 चौक 16 3 19/4 ऋण 3 तिछंग 18 1 19/6 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6 1 7/3 ये हो जाएगा। इसमें 19/4 ऋण, अब ये हल करेंगे इसको तो 6 एलसीएम लेगी तो 19 ऋण 3 दूनी 6 2 सत्ती 2 जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/2 ये यहाँ लिखा है 19/4 ऋण 19 में से 14 गए तो ये हो जाए 5/6। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1/2 धन, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12 19 57 और 6 दूनी 12 5 दूनी 10। इसको हल कर लेंगे तो ये 1/2 57 में से 10 गए 47 47/12 एलसीएम 12 आ जाएगा, 2 छक 12 6 धन 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 13 4 1 5 53/12, ठीक है। अब 12 का भाग देंगे इसमें तो बच्चों को 48 बच्चों को 48 और 5 बचेगा 48 5, तो आंसर हो जाएगा 4 सही 5/12। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 3 सही 2/3 है तो होगा नहीं, 1 सही 1/4 एक भी नहीं होगा क्योंकि 12 इसमें है नहीं, इसमें भी 12 नहीं है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 17वां में क्या है, 640 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहला दिया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, बी का ऑप्शन है 2 गुणित 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 2, यानी कि 2 7 बार इसमें दिए हैं, इसमें 3 बार दिए हैं, इसमें 5 2 बार दिए और 2 2 2 दिया है, यानी कि 2 3 बार गुणा में दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना क्या है, इसको कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं। 640 को आपको सबसे पहले 2 से 2 2 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 1 बचा तो 2 छक 12 0, फिर 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 0 चलता रहेगा 2 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आए तो 1 बार 5 आया, तो इसमें जिसमें 7 बार 2 है 1 बार 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑप्शन सही। तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से इसका 640 का अभाज्य गुणनखंड ये। अगर मान लीजिए ये नहीं आता है, ऐसे मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इनका जो गुणनफल अगर हमारा 640 की संख्या के बराबर हो रहा है, कौन सा ऑप्शन में इस 640 का इन संख्याओं का गुणनफल 640 हो जाएगा, उसको हम ऑप्शन देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 45 ये तो होगा नहीं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 45 ये भी नहीं होगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 45 40 पंचे 200 ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या फिर यही, तो ऑप्शन ये सही हो जाए, है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन को ऑप्शन को भी अगर हल कर लें और ये संख्या के बराबर नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कौन से अभाज्य गुणनखंड है, या अगर करना आ रहा है आपको तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। पहला ऑप्शन है 360, बी ऑप्शन 180, सी ऑप्शन है 240, डी ऑप्शन 90 अंश। तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। अगर कोई चतुर्भुज मान लीजिए बना लेते हैं इस प्रकार से, एक आयत है अगर मान लीजिए, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 90 अंश का होता है।
ठीक, ये 90 अंश का होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब इससे हम इस यहां से आधा कोण एंगल करते हैं तो ऐसा एक फिर बनेगा। तो ये आपका कितना बचा, तो ये 45 अंश हो गया, ये यहाँ पर 45 अंश हो गया। ठीक है, तो एक त्रिभुज ऊपर बन गया और एक त्रिभुज नीचे बन गया। तो इस त्रिभुज के अंतः कोण ये वाले हैं, ये वाले। तो यहाँ पर देखो ये इतना कोण जो बना है ये 45 है, ये 90 है। तो 90 ये वाला 45, ये वाला 45, इतना है ना, इस 90 का आधा किया था ना हमने। तो ये 45, ये 45, ये 90, तो 45 45 90 और 90 कितना हो गया 180। इसका मतलब है कोई भी त्रिभुज बनेगा तो हमेशा उसका अंतः कोणों का योग 180 अंश ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 180 अंश होगा। ठीक है, चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19वां सीखते हैं। 19वां में क्या है, 5/17 धन 11/17 धन 25/17 धन 30/17 का मान होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 67/17, बी ऑप्शन दिया 70/17, सी ऑप्शन 71/17, डी ऑप्शन 74/17। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखो समान हर वाली भिन्न है, 17 17 17 17। तो इसको तो आपको निश्चित है कि हर 17 ही रहेगा, हर हमारा 17 ही रहेगा। अब यहाँ 5 लिखा है, यहाँ धन का चिन्ह लगा है तो धन लगा देंगे, ये 11 लिखा है, 25 लिखा है और ये 30 लिखा है, इसको जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक ये 0, ये 5, 6 6 5 11, इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस जिसमें अंश में इकाई का अंक 1 होगा वही ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। तो निश्चित है कि 1 आ गया तो हमको पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही जोड़ करके हम डायरेक्ट आंसर में टिक लगा सकते हैं। लेकिन पूरा कर लीजिए करना चाहें तो 5 1 6 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 5 1 6 6 और 1 7, 71/17 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां, संख्या 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब दो संख्याएं का आपस में जब गुणा करते हैं तो अगर गुणनफल 1 हो जाता है तो वे एक दूसरे की दी हुई संख्या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास a है, a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/a, क्योंकि a और 1/a का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे किसी अगर 1/2 का पूछा जाए गुणात्मक प्रतिलोम तो a होगा, a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, यानी कि इस संख्या को उल्टा करना है। तो अब पूछ रहा है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/7। अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछता तब हम क्या करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में होता है कि यदि दो संख्याओं का योग 0 होता है तो उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि कोई अगर इस a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसमें आप ऋण का चिन्ह लगा देंगे, दी हुई संख्या में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो जो पहला ऑप्शन दिया है 7, ये 7 का योगात्मक प्रतिलोम है। 1/7 गुणात्मक प्रतिलोम है, 1 इसका कोई प्रतिलोम है ही नहीं, 0 भी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन 1/7 ऑप्शन सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। 21वां में क्या 7.7 फिर कॉमा 7.07 कॉमा 7.007 और 77.0077 का योगफल ज्ञात करना। सिंपल सा है, सभी संख्याओं का योगफल। लेकिन योगफल कैसे निकालेंगे, जब सभी संख्याएं दशमलव के बाद अंक समान हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये, तो इसको यहाँ पर 0.0077 ऐसे लिखेंगे। अब इसी के अनुसार जैसे अब इस वाली संख्या को लिखना है तो इकाई का अंक ये 7.007। अब इस यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 बना देंगे।
अब इस संख्या को लिखना है तो 7.07, तो यहाँ पे 2 अंक छूटे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो बना लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 7.7, इसके बाद फिर क्योंकि दशमलव के बाद किसी भी अंक के दाईं तरफ अगर जीरो बढ़ाते हैं तो वो जीरो ही माना जाता है, यानी कि वो ये मान के चलिए कि दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या अलग अलग पढ़ी जाती है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो दशांश, शतांश, हजारवां भाग ऐसे चलता है। इसको जोड़ लीजिए 7 दूनी 7 दूनी 14, एक हासिल, तो ये एक हासिल हो गया 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये दशमलव लग गया 1 2 3 4 7 चौको 28 की 8 हो गया और 7 2 हासिल, तो ये 9 हो गया। तो हासिल हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है 987847। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया 987847। इस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चंस 21 सॉल्व किए हैं। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है, मतलब पहला दिया 2x² - y², फिर x² + 3y² प्लस तथा x² - y², यानी कि इन व्यंजकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, इनको ऐसे जोड़ देंगे, इनके बीच में धन का चिन्ह लगाना है, ठीक है, ठीक। तो 2x², 1x², 1x², 2x² ये धन के हैं, 1x² धन का है, एक और है, तो कितना हो गया 2 1 3 और 1 4, 4x²। अब ये 3 स्क्वायर धन के हैं, 3y² धन के लिख लिए, ऋण के कितने हैं 1 और 1 2, 2 ऋण के y² लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x²। अब 3y² में से 2y² घटा दीजिए, तो कितना बचा धन का 1y² बचा, यानी कि अब 4x² + y² आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखो क्या दिया 4x² + y², बी ऑप्शन है 4x² - y², 3x² - 5y², 3x² + 5y²। तो पहला ऑप्शन कौन सा मिल गया हमारा ए, ये वाला ऑप्शन सही है 4x² + y²। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां में क्या है कि 10 65 91 संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि लघुत्तम समावर्त, लासा का मतलब लघुत्तम समावर्त। तो इसमें क्या करना है, तो इसको हम भाग विधि से हल कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे जिससे चला जाए, तो किससे जा रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 2 से चला जा रहा है, 2 पंचे 10, इसमें जाएगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो ये 65, 6 13 पंचे, अब 5 से 13, 5 एकम 5 इसमें चला जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 13 पंचे 65 हो रहा है ना। अब 13 का भाग दीजिए, 13 कम 13, 13 सते 91। अब फिर 7 एकम 7, 7 एक, ये सब जब नीचे एक एक आ जाए तो वहीं पर छोड़ देंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे। अब देखो ये 5 दूनी, ये तो 10 हो गया, गुणित 13 सते 91, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 910 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन दिया 910, तो बस यही मिल गया, पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि 911 दिया है, 810 दिया है, ये 811 दिया है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ 910। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। 24वां में क्या है कि मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है, ये देखो ब्रैकेट वाला सवाल फिर से आया है क्वेश्चन, और निश्चित है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है गणित ओलंपियाड में,
क्योंकि बॉड मास के बिना गणित कंप्लीट नहीं होता है, बिना बॉड मास के आगे निश्चित आएगा आपका कक्षा, यहाँ तक कि अन्य कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट में भी हल करेंगे तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 14 ऋण 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। 121 ऋण 16 ऋण 14 ऋण 3 तिया 9, ठीक है। 121 भागे 116, 9 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 5, और 121 16 में से 5 घटेगी तो 11 बचेगा, तो 11 का भाग 121 में देंगे, 121 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो आंसर आया हमारा 11। तो इसका ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा बी ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन 11 है, डी ऑप्शन 13 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी यानी कि 11 आंसर सही है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 25वां। 25वां में क्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या रखेंगे 7 अंक की, तो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ी 7 अंक की संख्या हुई। अब 6 अंक की, कितने अंक की, 6 अंक की सबसे छोटी, तो 6 अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 6 अंक की 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की सबसे छोटी ये संख्या हुई कि नहीं। अब देखो 9, यहाँ इसको 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर 9, 9 में से 1 घटेगा तो ये 8 और ये 9, ऐसे ये कितने 1 2 3 4 5, तो यानी कि 8 के बाद 5 अंक, तो यहाँ पे देखो 8 के बाद 1 2 3 4 5, तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया है ना। बकाया ये तो गलत ही हो जाएगा, इसमें तो होना ही संभव नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का आंसर जो होगा वो 1 ऑप्शन सही होगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 26वां। 26वां में क्या है कि रुपए 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें साधारण ब्याज कौन सा होगा, पहला ऑप्शन 190, बी ऑप्शन 180, सी ऑप्शन 290, डी ऑप्शन 280। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। मूलधन कितना दिया है 500 रुपए, दर कितनी दी है 12%, समय कितना दिया है 3 वर्ष, ये दिया समय 3 वर्ष, दर कितनी है 12%, मूलधन 500, तो ये 3 वर्ष बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 12 पंचे 60, ये हो गया, और गुणित 3 तो कितना हो जाएगा 36 18, यानी कि 180 रुपए उस 500 रुपए का ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, है ना 180 रुपया। तो पहला ऑप्शन 190 है तो ये तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन 180, ये 290 280 ये तो होंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। 27वां में क्या है कि 1800 रुपए, 1800 का 25% कितना होगा, इसका 25% निकालना है, बहुत सिंपल सा है। जब भी 25% निकालना हो किसी का तो उस संख्या को लिखिए, और जितना लिखना है 25%, तो ये 25% है, इसका गुणा करिए, तो इसको 1800 का जब ये प्रतिशत साइन हटाएंगे तो इसके नीचे बटे 100 लगाएंगे, ये प्रतिशत साइन हटा नीचे 100 आ गया, इससे ये कट जाएगा। अब 18 गुणित 25 बचा, 18 गुणित 25, 18 पंचे 90,
तो हो गया 0, है ना, और 18 दूनी 36 और 9, 36 और 9 45, 450। सिंपल सा आ गया क्वेश्चन, एक लाइन, एक आधे मिनट का भी क्वेश्चन था ही। तो 550 होगा नहीं, 350 होगा नहीं, 250 होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 450। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां में क्या है, एक वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप यानी कि परिधि बताओ। क्योंकि वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है, परिधि। क्योंकि परिमाप का मतलब होता है, परि माने चारों ओर, माप माने लंबाई, यानी कि कोई भी भुजाओं से बनी आकृति है अगर कोई, जब हम उसकी चारों तरफ की लंबाई मापते हैं तो उसे हम परिमाप कहते हैं। लेकिन वृत्त की जब हम कोई चक्र के रूप में कोई लंबाई नापते हैं तो उसे हम परिधि कहते हैं। क्योंकि परि माने चारों ओर, जी का अर्थ होता है चक्र, यानी कि चक्र के आकार की कोई लंबाई नापेंगे तो उसे हम परिधि बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये परिमाप और परिधि क्लियर हुआ। अब एक 18 व्यास दिया है, कितना दिया है, व्यास, तो परिधि बराबर होता है, परिधि, परिधि माने होता है पाई गुणित व्यास, पाई गुणित व्यास। तो पाई की वैल्यू 22/7, व्यास हमको 18 दिया गया है, यहां रख देंगे। ठीक है, अब ये 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। ठीक है, अब 7 का इसमें भाग देंगे, तो 7 पंचे 35, 4 बचा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 35 4, 4 बचा ना 35 में 4, तो 46 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42 हो गया। अब कितना बचा, 46 में से 42 चला गया तो यहाँ पर 2 बचा। अब 2 बच, 7 6 42, 7 पना 35, 4 बता, 7 6 42, 42 2 बच, 42 4 बचा, तो 4 में दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे तो 7 पंचे 35, 35 हो जाएगा ना। तो कितना बचा, 35, 5 बचा, फिर 7 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 56.57 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 56.57, 65.57, 57.56, 756। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये है ना, 56.57 ऑप्शन सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 29वां। 29वां में किसी घन की भुजा का मान 9 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन बताओ। आयतन क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया 879, बी ऑप्शन 729, सी ऑप्शन 929, डी ऑप्शन 229। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो इसको हल करके देखते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, यानी कि कोई घनाकार है, कोई आकृति इस प्रकार की जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, यानी कि ये L है, अगर कोई ए भुजा है तो ये भी भुजा है ए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो आयतन क्या होगा, घन का आयतन, आयतन निकालने के क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आपस में गुणा कर देते हैं, L B गुणित H, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो A गुणित A, अगर A है तो क्या हो जाएगा, A की घात 3, यानी कि अगर भुजा हमारी 9 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब है 3, 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 को 3 बार लिख देंगे, तो 9 9 में 81, 9 9 में ये 81 मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, फिर 9 से, फिर 9 एकम 9 कर दिए, 9 9 8 72 कर दिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 729। तो पहला है 879, तो ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन है 929 है, तो ये भी नहीं होगा, 229 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये बी, यानी कि 729। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां में क्या है, वृत्त में O केंद्र है, केंद्र पर बने कोण AOB 120 अंश है, तो कोण ACB का मान होगा। यानी कि एक वृत्त बना है, ये यहाँ पर वृत्त केंद्र O है
तो यहाँ पर अगर केंद्र पर 120 अंश है तो यहाँ पर ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण कितने अंश का होगा। क्योंकि एक प्रमेय है कि अगर केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणित कोण ए सी बी, यानी कि इस कोण का ये 2 गुना होता है। तो कोण अगर हमें परिधि पर निकालना है तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी बटे 2, यानी कि कोण ए बी का मान 120 अंश है, तो 120 अंश का में 2 का भाग देंगे तो आएगा 60 अंश, है ना। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 30 अंश, इसमें दूसरा बी ऑप्शन 40 अंश है, सी ऑप्शन 50 अंश है, तो डी ऑप्शन 60 अंश है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 60 अंश सही होगा, है ना। चलते हैं इस प्रकार से अभी हमने इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे, उन जो गणित ओलंपियाड में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है, जिससे कि सभी लोग उसके आंसरों को जान लें। और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, उन सवालों को भी जान लेते हैं। तो उन सवालों को, सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करके इस वीडियो में लाया हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अन्य एग्जामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगी। तो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, इसमें क्या कमी है, जिससे कि हम उसमें अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।